हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन मार्क। तो मैं आज आपको एक पोएम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि हर एक इंडियन को सुनना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स मीनिंगफुल कंटेंट। सो लेट्स मूव अहेड। तुम्हारे इस पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड इट इज़ रिटन बाय द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। सो पोएम की एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले हम थोड़े पोएट की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। Let's talk about the poet Rabindranath Tagore. Here you can see the image of him. So, Rabindranath Tagore was born on 7th May 1861, Kolkata, which is in India, and he was died in 7th August 1941, Kolkata, India. कोइंसिडेंटली उनका जो बॉर्न और डाइट का जो डेट है 7/7 वो सेम है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पोएट। वो एक बंगाली पोएट थे। Rabindranath Tagore was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful words. गीतांजलि का मीनिंग है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक। एक बुक होती है इसके अंदर बहुत सारी पोएम्स होती है। सो उसका जो एक नाम दिया था वो गीतांजलि उन्होंने नाम दिया था और वो एक उसके ऑथर थे। और उसको फेमस क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर ना सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स थे। उसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे, फ्रेश थे, सेंसिटिव थे। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। 1930 में वो पहले ऐसे नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था किसमें? लिटरेचर में, इन द ईयर 1913। ही वॉज द बंगाली पॉलीमैथ। वो एक बंगाली पॉलीमैथ थे। सो बंगाली पॉलीमैथ मीन्स एक पर्सन जो अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग फील्ड्स या एरियाज में इंफॉर्मेशन लगता है, उसके अंदर आइडियाज़ रखता है। सो हियर यू कैन सी रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द पोएट, राइटर, प्लेयर राइट, कंपोजर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर एंड पेंटर। मतलब उन्होंने सिर्फ एक ही काम नहीं किया था, सिर्फ वो पोएट नहीं थे या फिर सिर्फ वो एक राइटर नहीं थे, वो प्ले राइट भी करते थे, कंपोजर भी थे, फिलोसोफर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे एंड पेंटर भी थे। मीन्स एट अ टाइम वो बहुत सारे फील्ड्स एरियाज में आइडियाज़ रखते थे, काम भी करते थे। सो यार समथिंग एक्स्ट्रा फॉर यू गाइस, दैट इज़ सिग्नेचर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपने सिग्नेचर नहीं देखी तो यहाँ पे देख सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर की सिग्नेचर। सो लेट्स टॉक अबाउट अ पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। एक ऐसी जगह पे माइंड हो जहाँ पे डर बिल्कुल ना हो। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दिस पोएम इज़ वन ऑफ इज वास्टली रीड एंड डिस्कस पोएम। ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक पैसी पोएम थी जो वास्टली रीड थी और डिस्कसेड की पार्ट हुआ करती थी। मतलब वास्टली बहुत बार पढ़ी जाने वाली एक पोएम थी ये। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इट वॉज ओरिजिनली composed इन बंगाली एंड लेटर ही himself translated it into इंग्लिश। मतलब उन्होंने जब पहली बार लिखा था, ओरिजिनली जब लिखा था तो वो बंगाली लैंग्वेज में लिखा था और बाद में उन्होंने खुद से ही इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उसको नाम किया जाता वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। सो ये पोएम जो थी वो उनके एंथोलॉजी गीतांजलि में, गीतांजलि जो था वो एक एंथोलॉजी, मतलब एंथोलॉजी मतलब अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज। मतलब एक बुक जहाँ पे कलेक्शन ऑफ पोएम, बहुत सारी पोएम का एक कलेक्शन होता है, उसको नाम दिया गया था गीतांजलि। तो ये एक नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी था जिसमें से ये वेयर द माइंड इज विदाउट फियर लिया गया है। टैगोर लिव ड्यूरिंग द टाइम वेन इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिश। जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में था तब है ना टैगोर थे। मतलब टैगोर उस वक्त है ना जिए, मतलब लीव कर रहे थे, जी रहे थे। So, in this poem, beside political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. तो यहाँ पे है ना ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल के अंडर में जब हमारा इंडिया था तो वो है ना टैगोर अपील करते हैं किसको? गॉड को अपील करते हैं कि उनका जो इंडिया होना चाहिए, उनकी जो प्लेस है वो है ना सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक से है ना फ्रीडम होना चाहिए। मतलब उसमें कोई भी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। कि फॉर द पीपल ऑफ इंडिया मतलब अपने लोगों के लिए उन्होंने गॉड को एक प्रेयर करा और वो प्रेयर एक पोएम के माध्यम से उन्होंने लोगों को बताया कि वो गॉड को प्रेयर कर ले किस पे, कौन कौन से बेसिस पे? सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल। सो नेक्स्ट पॉइंट, द ओरिजिनल पोएम was published in 1910 in Bengali named as प्रार्थना। सो जब वो बंगाली पोएम जब लिखे थे उन्होंने, मैं क्या बोला था, जब वो पहली बार जब ये पोएम लिखे थे वो बंगाली लिटरेचर में लिखे थे, बंगाली लैंग्वेज में लिखे थे और उसको नाम क्या दिया था? प्रार्थना।
सो हम लोग अभी पोएम के वर्सेस पे आते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसको क्या है, क्या हार्ड वर्ड्स है, सब मैं आपको है ना अभी बताते आऊँगा. सो मूव अहेड. Here the first verse is where the mind is without fear and the head is held high when knowledge is free. तो इस लाइन में रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ऐसी जगह मुझे चाहिए जहाँ पे माइंड कम्प्लीटली फ्री हो, डर के दबाव में ना हो, एंड द हेड इज़ हेड हाई, जो हमारा सर हो वो गर्व से ऊंचा हो और वो किसी के सामने ना झुके. वैन नॉलेज इज़ फ्री. और सेकेंड लाइन में वो कहते हैं वैन नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे नॉलेज फ्री होना चाहिए, कोई भी उसके लिए हमें पे ना करना पड़े. तो यहाँ पे इस वर्स में 3 चीज़ उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि पहला हमारा माइंड कम्प्लीटली फ्री होना चाहिए, वो किसी के डर के अंदर ना होना चाहिए. सेकंड पॉइंट, हमारा जो सर है वो ऊंचा गर्व से होना चाहिए. एंड थर्ड, नॉलेज फ्री होना चाहिए, उसके लिए हमें कोई भी पे नहीं करना चाहिए. सो होप ये आपको समझा होगा. तो हम लोग आगे के वर्स पे चलते हैं. Here's the second verse is where the world has not broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मुझे एक ऐसा दुनिया चाहिए जहाँ पे कोई भी हिस्से में ना बटा हो. या fragment means pieces or parts and narrow domestic walls means division on the basis of caste, religion, class and color in societies and also in between countries of the world. तो वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए कि जहाँ पे कोई भी ना रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, कलर को लेकर डिवाइड ना हो, सब एक साथ रहे, एकजुट होकर रहे. और सेकेंड लाइन वो कहते हैं कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. वो कहते हैं कि जो भी हम शब्द बोले वो है ना सच्चाई की गहराई से आना चाहिए, उसमें बिल्कुल झूठ नहीं होना चाहिए. ये कौन अपील करता है? ये रविंद्रनाथ टैगोर अपील करते हैं गॉड को कि मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए जो, पहला पॉइंट, जो किसी भी धर्म को लेकर, कास्ट को लेकर, कलर को लेकर डिवाइड ना हो. सेकेंड, वो जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो जो भी कहे, उनके जो शब्द हो वो डेप्थ ऑफ ट्रूथ हो, उसमें बिल्कुल झूठ ना हो. यहाँ तक आपको सब समझा होगा. तो हम लोग आगे की वर्स की ओर बढ़ते हैं. तो हमारा नेक्स्ट वर्स है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ दैट हैबिट. यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो हमारे टायरलेस स्ट्राइविंग आर्म्स है वो परफेक्शन को स्ट्रेच होना चाहिए. Tireless striving means continuous efforts and struggle. Stretches its arm. Over here it means aims at achieving a goal. So जो हमारा गोल है that is perfection, उसे पाने के लिए हमें continuous struggle करना पड़ेगा, continuous effort देना पड़ेगा. जिस तरह से डायमंड को और शाइनी बनाने के लिए हम लोग उसे तराशते हैं, पॉलिश करते हैं, उसी तरह एक पर्सन को परफेक्शन पाने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए कंटिन्यूस स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंटिन्यूस एफर्ट देना पड़ेगा. एंड दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. एंड अगली लाइन में वो कहते हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ दैट हैबिट. तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं ये जो हमारा क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न है, कुछ भी चीज़ क्यों हो रही है उसके पीछे हम लोग जो रीज़न ढूंढते हैं, वो जो रास्ता है हमारा वो कभी भी भटकना नहीं चाहिए. इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ दैट हैबिट. डेयरी मीन्स लाइफलेस, होपलेस और ड्राई. डेजर्ट सैंड मतलब रेगिस्तान, ड्राई रेगिस्तान जो हमारा होता है वो. इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ दैट हैबिट. दैट हैबिट ओवर हियर इट मीन्स ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम दैट आर हार्मफुल. जो हमें हानिकारक होते हैं, हमारे ट्रेडिशनल परंपरा जो होती है, कस्टम्स होते हैं, उसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए अनटिल एंड उसके पीछे का हम लोग रीज़न ढूंढें. जिस तरह से हम लोग का पहले होता था, सती होता था, जहाँ पे अगर आदमी अगर औरत से पहले मर जाए तो औरत को भी साथ में जला दिया जाता था जिंदा ही. सो ये सती प्रोहिबिशन एक्ट आया जिसके थ्रू ये बंद हो गया. सो ऐसे ही हमें और भी जो है जो हमें ना हानिकारक पहुंचाते हैं, हमारे सोसाइटी को हानिकारक पहुंचाते हैं, तो हमें वो है ना नहीं करना चाहिए, बल्कि हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढना चाहिए. यही हमें रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि हमें क्या क्या फॉलो अपने लाइफ में करना चाहिए. एंड दैट्स वाई मैंने कहा कि ना
हम इंडियंस को या ऑल द पीपल्स इन द वर्ल्ड शुड रीड एंड अंडरस्टैंड दिस पोएम फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। सो होप आपको ये भी समझा होगा। तो हम लोग अगले वर्स की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला वर्स है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवर वाइडिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे जो हमारा माइंड है वो आप जैसा के है वैसे ही काम करे। या थी मीन्स यू, वो गॉड को थी से डिनोट कर रहे हैं। एंड एवर वाइडनिंग मीन्स फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक। डोंट वरी, जितने भी हार्ड वर्ड्स है उसके मैं मीनिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। सो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो जिस तरह से आप कहे वैसे ही करना चाहिए। हाँ, हमारे जो थॉट्स है, एक्शन है, वो एवर वाइडिंग होना चाहिए, ना कि नैरो। हमारे जो मन में एक भावना होती है वो इस तरह होना चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर सके, दूसरों का हेल्प कर सके, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए लाइक अ शेल्फिश। सो इन द नेक्स्ट लाइन वो कहते हैं, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। यहाँ पर फादर गॉड को डिनोट किया गया है एंड हेवन ऑफ फ्रीडम ओवर इट मीन्स कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड डीड्स एंड गुड वर्ड्स while respecting those of others। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर गॉड को प्रे करते हैं, अपील करते हैं कि उनके जो कंट्री मैंस है वो है ना जगना चाहिए इनटू एन हेवन ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे कम्प्लीटली फ्रीडम हो उनके विचारों का, उनके शब्दों का, उनके कर्मों का। जस्ट लाइक इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक नेशन है जहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहाँ पर मैं अपने शब्दों को लोगों के सामने रख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर हमें एक बेटर लाइफ, एक बेटर कंट्री बनाने का है ना एक आइडिया दे रहे हैं। और वो है ना गॉड को प्रेयर कर रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है वो इस तरह से होना चाहिए। सो वी यूथ शुड अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ दिस पोएम। होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझा होगा। तो हम लोग इस पोएम की जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जहाँ पर एक ही लाइन में बार बार एक ही अल्फ़ाबेट रिपीट होता है। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, द हेड इज हेल्ड हाई। हियर द लेटर एच इज रिपीटेड इन द सेम लाइन, मीन्स हेड, एच इन द हेड, एच इन द हेड एंड एच इन द हाई। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ दैट हैबिट। सो हियर द लेटर डी इज रिपीटेड in the same line, D in the dairy, desert and dead। होप आपको एलिट्रेशन समझा होगा जहाँ पे एक ही अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट होता है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन मीन्स जहाँ पर हम एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, क्लॉक इज स्टेरिंग एट मी। क्लॉक मुझे देख रहा है। क्लॉक यहाँ पे एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और देखना एक है ना ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हम लोग है ना एक क्लॉक को दे रहे। सो इन सिंपल वर्ड्स पर्सोनिफिकेशन इज नथिंग बट जस्ट गिविंग अ ह्यूमन क्वालिटीज टू अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पोएम वेयर tireless striving stretches its arms towards perfection। A non-living object striving is given human qualities of being tireless stretching। tireless मीन्स कंटिन्यूस एफर्ट जो हम देते हैं, स्ट्रेचिंग मतलब जो परफेक्शन की और हमारा जो हाथ स्ट्रेच है वो एक ह्यूमन क्वालिटीज है। वो हम किसको दे रहे हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइविंग को। होप ये भी आपको समझा होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब जहाँ पे हम सामने वाले को एड्रेस करते हैं या बोलते हैं जो एक्चुअली हमारे सामने होता ही नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस लाइन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। हियर अ डायरेक्ट एड्रेस हैज़ बीन मेड टू द फादर गॉड हु इज़ नॉट प्रेजेंट देयर। मैंने पहले ही कहा था फादर यहाँ पे ना गॉड को डिनोट किया गया है। यहाँ पर पोएट
डायरेक्ट एड्रेस कर रहे, वो है ना गॉड को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे, प्रेयर कर रहे, अपील कर रहे जो उनके सामने प्रेजेंट ही नहीं है। होप आपको एपोस्ट्रोफी समझ गया होगा कम्प्लीटली। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। होप ये सब ने ना बचपन में पढ़ा होगा। यहाँ पर एक बच्चा स्टार से बातें करता है जो एक्चुअली में उसके सामने प्रेजेंट ही नहीं होता है। सो ये सिंपल एग्जांपल ट्विंकल ट्विंकल से आप है ना याद रख सकते हो कि एपोस्ट्रोफी का मीनिंग क्या है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अ वेरी थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी टिल नाउ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मुझे बताना कि ये पोएम आपको कैसी लगी और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।